सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर, जहां पे आपको लेटेस्ट न्यूज बताई जाती है क्रिप्टो से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के क्रिप्टो न्यूज अपडेट। तो कल एक फेक न्यूज की वजह से बहुत बड़ा धमाका हो गया था। हमें बिटकॉइन का प्राइस $30,000 तक देखने को मिला था। लेकिन वही फॉल्स न्यूज की वजह से जब पता चला तो एकदम से प्राइस गिरा। तो कॉइन टेलीग्राफ के द्वारा ये फेक न्यूज फैलाई गई थी। एसईसी ने आई शेयर्स का बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव कर लिया है। कॉइन टेलीग्राफ ने अल्टीमेटली पब्लिश नहीं किया था ये आर्टिकल मिस इन्फॉर्मेशन का। तो कॉइन टेलीग्राफ ने यहाँ पे लिखा है कि जो भी न्यूज ये आई थी वो किसी अनकंफर्म्ड स्क्रीनशॉट ने पोस्ट की थी एक्स पे। और उसने बोला था कि ब्लूमबर्ग टर्मिनल के थ्रू आई है। तो आर्टिकल इन्होंने पब्लिश नहीं किया था, ये कह रहे हैं। तो एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो पोस्ट करने का होता है ब्रेकिंग न्यूज का, उसे फॉलो नहीं किया गया था। और जिन जिन सोर्सेज से लिया था उसे भी वेरीफाई नहीं किया गया था पोस्ट करने से पहले। और ये उन्होंने टाइमलाइन जो है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि ये बातें हुई थी ऐसे ऐसे करके। तो कॉइन टेलीग्राफ ने अब जो भी वो इंटर्न था उसे आउट कर दिया है कॉइन टेलीग्राफ से। और जब कॉइन टेलीग्राफ ने ब्लैक रॉक से पूछा और ब्लूमबर्ग से, तो बाद में उन्होंने ये जो पोस्ट डाली थी इसे डिलीट कर दिया है, क्योंकि ब्लैक रॉक ने ये बोला था कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो अभी भी अंडर रिव्यू है। इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें ये तो पता चला है कि ईटीएफ अप्रूव होने के बाद क्या होने वाला है। मैं बस इतना ही बोलूंगी, जो भी हम न्यूज देखते हैं उसे हमें डबल चेक करना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेस ने ये डाला है। हालांकि कॉइन टेलीग्राफ इतना मिस इन्फॉर्मेशन नहीं डालती है, बट हमें पता चल गया है अब कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है इंटरनली। जब तक मोस्टली जो ये न्यूज वेबसाइट्स है ये नहीं डालती, तब तक आप इन पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। और रिसर्च कीजिएगा कि क्या क्या चल रहा है, सच में ऐसा कुछ हुआ भी है। क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी जितना भी टाइम बचा है, ऐसा कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। फैंटम फाउंडेशन में मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है $6.7 मिलियन का। तो कल ऑनचेन इन्वेस्टिगेटर स्प्रीक ने बताया था कि फैंटम फाउंडेशन में हैकिंग हुई है। और $6.7 मिलियन की नहीं, करीब करीब $7 मिलियन की। पहले $6.7 मिलियन इनको लग रहा था कि इतना हुआ है। लेकिन बाद में जब पता चला ब्लॉकचेन सिक्योरिटी जो सर्टिक फर्म है उसके थ्रू, कि इतना नहीं हुआ है, $7 मिलियन के करीब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने जो फंड स्टोल हुए हैं वो दिखाया है कि कहाँ से कहाँ गए हैं। और साथ में सर्टिक ने ये भी ढूंढा है कि दो वॉलेट्स जो कि वॉलेट 20 और 18 थे वो अटैक में इन्वॉल्व थे। तो 4.7 मिलियन जो एफटीएम है, फैंटम नेटिव टोकन, और $1.8 मिलियन इन ईथ। और ये भी सामने आया है कि जो फैंटम फाउंडेशन का वॉलेट 20 था फैंटम नेटवर्क पे, उसने 1 मिलियन एफटीएम टोकन्स जो थे फेक फिशिंग 32 जो भी ये है एड्रेस, उसको भेजे थे। और स्प्रीक ने भी यहाँ पे ट्वीट किया था कि किस किस तरीके से अटैकर ने यहाँ पे फंड्स को ट्रांसफर किया है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें ये पता चला था कि वॉलेट 116, 18, 19 ये सब के सब अटैक में इन्वॉल्व थे। इन सभी में अटैक हुआ था। और जो नॉन टैग वॉलेट्स थे वो भी एसोसिएटेड थे। टीम मेंबर का भी वॉलेट कनेक्ट था जिसमें से $3.4 मिलियन भी उड़ा लिए गए। टोटल फंड्स जो अटैकर के एड्रेस पे गए थे वो $7 मिलियन थे, 4500 ईथ। तो फैंटम फाउंडेशन ने ये बोला है कि मोस्टली जो फंड्स है मेजोरिटी में वो सिक्योर हो चुके हैं। और इन्होंने अपने जो यूजर्स हैं उनको भी अश्योर किया है कि उनके फंड्स वगैरह सेफ हैं। और हम स्टेप्स वगैरह लेंगे प्रिवेंट करने के लिए अटैक से आने वाले टाइम में। और जो भी ये अटैक था वो स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इथेरियम ब्लॉकचेन पर लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन स्क्रोल लाइव हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं 15 महीने से इनका टेस्ट नेट वगैरह ऑडिट्स वगैरह चल रहे थे। तो फाइनली 15 महीने बाद इन्होंने अपना जी के ईवीएम मेननेट लॉन्च कर दिया है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो डेवलपर्स है उनको जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है उसको बनाने में आसानी रहेगी। और क्योंकि ये स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, लेटेंसी को, और फीस भी ये कम लेता है बिल्ड करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को। तो अक्टूबर 17 को यहाँ पे इन्होंने अपने ओपन लेटर में ये चीज बोली थी कि 15 महीने के एक्सटेंसिव टेस्ट नेट्स और सिक्योरिटी ऑडिट के बाद हमारा अब मेन नेट लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पे सब ट्वीट वगैरह इन्होंने किया हुआ है। तो इनका जो मेन नेट है वो ईवीएम कंपैटिबल है, जो कि सीमलेस एक्सपीरियंस देता है। जो इथीरियम पे जितने भी एग्जिस्टिंग डैप्स बने हुए हैं उसको इजीली माइग्रेट करने में डेवलपर्स को स्क्रोल पर। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज ये भी बोली है कि 4 फर्म से इन्होंने अपना सिक्योरिटी ऑडिट कराया है, जैसे ओपन जेपलिन, जेलिक, ट्रेल ऑफ बिट्स, ये सब नाम है इनके।
तो स्क्रोल के को फाउंडर हेशन सियन बोलते हैं कि स्क्रोल जो है वो एनेबल करता है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी टीम की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी और साथ में ये ओपन सोर्स भी रहेगा। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि 15 महीने जो कि इनका टेस्टनेट फेज चल रहा था, जिसका नाम था सिपोलिया, जिनका टेस्टनेट था, तो उसपे 4,50,000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय किए गए थे, ओवर 90 मिलियन ट्रांजेक्शन। और जो एवरेज ट्रांजेक्शन था वो 3,05,000 का था डेली का। और सिपोलिया पे 9 मिलियन से भी ज्यादा ब्लॉक्स प्रोड्यूस किए गए थे और 2,80,000 जी के प्रूफ्स। तो इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्केलिंग टू सॉल्यूशंस तो बढ़ते जा रहे हैं, अब सिर्फ पॉलीगन नहीं बचा। तो आपको क्या लगता है ये जो स्क्रोल लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशन है, क्या ये बाकी लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशन से बेहतर कर पाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रपोजल किया है क्रिप्टो एक्सचेंजेस से, जो रेगुलेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। अपने जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें वो कुछ चेंज लाने को इन्होंने बोला है। तो जो इनके एग्जिस्टिंग लॉज है उनके लिए प्रपोजल किया है। जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी है वो जो भी प्लेटफॉर्म्स है क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टोकन्स की, क्रिप्टोस की, तो ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। मतलब जो जो इन्होंने नीचे बोला है, उन्होंने अपना ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी ने अपना कंसल्टेशन पेपर जो है वो रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बोला है बहुत सारे फेलियर्स और वर्नेबिलिटीज इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स, उनको बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे यहाँ पे स्कैम्स चल रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने प्रपोजल दिया है रेगुलेट करने के लिए डिजिटल एसेट सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स को, क्लैरिटी प्रोवाइड की है यहाँ पे अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट यहाँ प्लान कर रही है कि जो एग्जिस्टिंग ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विसेज लॉज है उसमें कुछ लेवरेज लाने को। तो अब उन्होंने यहाँ पे इंटेंट किया है जो प्लेटफॉर्म्स है, अगर उनको ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंस चाहिए तो उनके पास इतना एसेट होना चाहिए। जैसे अगर इंडिविजुअल है तो $948, मतलब ऑस्ट्रेलियन $1,500। और अगर एग्रीगेट में है तो $3.2 मिलियन उनको ऑस्ट्रेलिया का ये फाइनेंशियल लाइसेंस लेने के लिए होना चाहिए। और ये जो प्रपोजल है ये सिर्फ एक्सचेंजेस के लिए ही नहीं है, मतलब ये जो अमाउंट बताया था, ये जो इनमें हो रहा है जैसे ट्रेडिंग है, स्टेकिंग है, टोकनाइजेशन है, फंड रेजिंग है, उसके लिए भी ये ऑब्लिगेशंस रहेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट की कंसल्टेशन है वो December 1 को क्लोज कर दी जाएगी। और इन्होंने कंसल्टेशन प्रोसेस में क्रैकन ऑस्ट्रेलिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो नेसन मिलर, उनको भी बोला था कि जो भी सिचुएशंस चल रही है क्रिप्टो में लेकर, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही पीछे है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे प्रपोजल देना पड़ रहा है और अपने कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें ये स्टेप लेना पड़ रहा है। और मिलर ने भी यही बोला था कि आई एम होपफुल दैट वी कैन वर्क कोलेबोरेटली विद द गवर्नमेंट टू मेक श्योर कि जो भी बेनिफिट्स वो फ्यूचर इनोवेशंस में ला रहे हैं क्रिप्टो में, तो उससे हम बाहर ना रह जाएं। और साथ में बहुत सारे बैंक्स जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो बहुत ज्यादा कॉशियस हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लोगों को फेस करना पड़ रहा है क्रिप्टो स्कैम्स की वजह से। तो जुलाई में नेशनल ऑस्ट्रेलिया जो बैंक है, बहुत सारी पेमेंट्स जो हाई रिस्क पेमेंट्स है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे, वो उसे ब्लॉक कर दिया गया था कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो अपबिट एक्सचेंज जो कि कोरिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, उनको अप्रूवल मिल चुका है अपने डिजिटल एसेट लाइसेंस का सिंगापुर में। तो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने इनिशियल यहाँ पे ग्रीन लाइट उनको दे दी है अपनी सर्विसेज को चालू करने के लिए सिंगापुर में। और साथ में जो भी उनके डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विसेज हैं उनको। और यहाँ पे स्टेटमेंट में उन्होंने ये चीज बोली थी कि उनको इनिशियल अप्रूवल मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस से मिल चुका है, लेकिन अभी जब तक पूरा लाइसेंस उनको नहीं मिल जाता तब तक वो थोड़ा वेट कर रहे हैं अपने सर्विसेज को वहां पे चालू करने के लिए। तो 2018 में ये बोलते हैं कि, मतलब 2018 से ये चीज चल रही थी यहाँ पे कि वी हैव बीन बिल्डिंग सॉलिड फाउंडेशंस और रॉबस्ट डिजिटल एसेट बिजनेस इन सिंगापुर में, जो कि एक फाइनेंशियल हब है एशिया का लीडिंग। तो ये अप्रूवल अगर मिल जाती है इनको एमएएस के थ्रू तो बहुत अच्छी बात रहेगी और यहाँ पे वो अपना प्रेजेंस बहुत अच्छा सिंगापुर में दिखा पाएंगे। और सिंगापुर की तारीफ वगैरह इन्होंने स्टेटमेंट में की है। और अर्लियर दिस मंथ कॉइनबेस को भी एमपीआई फुल एमपीआई लाइसेंस ग्रांट किया गया था उनके इन प्रिंसिपल अप्रूवल के 1 साल बाद। जून में सर्कल को भी यहाँ पे एमपीआई लाइसेंस मिला था सिंगापुर के थ्रू, जिसके थ्रू सिंगापुर के जो भी लोग हैं वो इनके सर्विसेज ले सकते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन कंपनी टेदर, इसने यहाँ पे स्टेप लिया है $873,000 यूएसडीटी जो है वो फ्रीज करने का। 32 क्रिप्टो वॉलेट एड्रेसेस में ये इतने अमाउंट के यूएसडीटी थे जिसको फ्रीज किया गया है टेदर के थ्रू। और ये क्यों किया गया? तो टेररिज्म और वॉरफेयर का जो सीन चल रहा है यूक्रेन में, इसराइल में, उसकी वजह से जो ये टेररिस्ट ग्रुप है हमास, ये यूज कर रही है इसराइल के खिलाफ। तो इस वजह से अब
इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट की वजह से कि क्रिप्टो को इन हार्मफुल पर्पसेस के लिए या फिर इलीगल पर्पसेस के लिए मत यूज करो, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे स्टेप उठाया है। ये चीज गलत भी है क्योंकि इससे पूरी इंडस्ट्री जो है उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो मूव लिया गया है इसमें क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स की ये मॉनिटरिंग कर रही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ जा रही है। तो उसकी वजह से जो भी एक्टिविटीज में पैसा जा रहा है, ये क्रिप्टोज जा रही है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इजरायली पुलिस ने भी यहाँ पे बोला है कि क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स जो डोनेट कर रहे हैं हमास को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से, और जो नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग है इजराइल का, वो भी टेदर के साथ काम कर रहा है इन सब चीजों को देखने के लिए। तो अच्छी बात है इन्होंने ये स्टेप लिया, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी क्रिप्टो इंडस्ट्री की, तो इसको तो जाना ही इसी नाम से ज्यादा था कि मनी लॉन्ड्रिंग करता है या फिर बिटकॉइन को इलीगल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है और आगे भी इनको ये करना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, अपडेट्स मिली होगी। तो मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।